अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जल्दी से पकड़ लें अपना मूंगफलियों का बॉल। ले आई हूँ मैं आज कोई तो आसरा मिलेगी की न्यू एपिसोड। ये एक न्यू नावल है, आज इसकी सेकंड एपिसोड है। ये नावल भी बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर है। आप लोग इस नावल को के साथ थोड़ा सा बने रहिए, फिर आपको इसकी एक्चुअल स्टोरी का आइडिया होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने रिव्यू से ज़रूर आगाह कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। कोई तो आसरा मिले, एपिसोड नंबर 2। किन ख्यालों में गुम है बीजान? वो माजी के झरोकों में गुम थी कि आयशा बेगम की आवाज़ पर चौंक कर हवासों में आई। किन ख्यालों में खोना है आयशा? बस एक ही माजी है जो शायद मरकर पीछा छोड़ेगा। वो गमगीन लहजे में गोया हुई। उनके लहजे की अफसुर्दगी ने आयशा बेगम का दिल चीर दिया। खुद को हल्कान मत करें बीजान, आपके सहारे ही तो ये हवेली खड़ी है। आप ही हिम्मत हार देंगी तो हम सब बिल्कुल ढह जाएंगे। आयशा बेगम की तसल्ली पर उन्होंने गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज किया और आयशा बेगम उनके संभल जाने पर बेसाख्ता मुस्कुराई थी। सब अभी तक उठे नहीं? उठाएं उन्हें, देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। और जो ना उठे उसका नाश्ता लंच बंद, सुन लिया आपने? उन्होंने मेज़ की तरफ आती आलिया बेगम को देखकर उन दोनों से बाकी सबके बारे में इस्तफसार किया, मगर उनकी खामोशी पर वो समझ गईं कि सब सो रहे हैं, इसीलिए करख्त लेने में गोया हुई। उनके रोबदार लहजे पर वो खाइफ होती सर असबात में हिला गईं। वो उन दोनों के सर हिलाने पर अपनी चादर झटकती कुर्सी से उठकर हॉल की तरफ चल दी। अब उनके उठने पर उन दोनों की नज़र उनके अनछुए नाश्ते पर पड़ी। वो समझ गईं कि मादी का सफ़र तय करते करते वो अपना नाश्ता फिर अधूरा छोड़ गई हैं। उम्र के इस हिस्से में आकर भी बज़ाहिर मजबूत होने के बावजूद वो 20 साल पहले के ज़ख्म को याद करते हर चीज़ फरामोश कर देती थी। ऐसी हालत में उनकी अदयान को संजीदा देखकर होती थी, वरना वो उस नासूर को सीने में दफन किए बड़े ज़ब्त से जी रही थी। अगर ये हिम्मत थी तो बेमिसाल थी, और अगर सब्र था तो बेशुमार था। आज तक उन्होंने हवेली को न सिर्फ बांध कर रखा बल्कि आगा जान की जगह पंचायत के फैसले भी किए, वरना उनकी जगह कोई और होता तो अब तक ढह चुका होता। मगर वो एक मजबूत चट्टान की मानिंद डट कर खड़ी थी। तबले की मखसूस आवाज़, घुंघरों की छनकार, मर्दों के गले में झूलती बेबाक कहके लगाती औरतें। गुलशन नगर का माहौल वैसा ही था जैसा हमेशा होता था, मगर आज इसमें एक हलचल मची थी और उसकी वजह वो ख़ास रक़्स था जो गुलशन बाई की बेटी ने पेश करना था, जिसमें शहर के ख़ास लोग मौजूद थे। दाखिली दरवाजे के सामने मौजूद तख्त पर गुलशन बाई मौजूद थी, जिसने चमकती सुर्ख साड़ी और चेहरे पर बेतहाशा मेकअप किया हुआ था। उसके चेहरे की चमक बताती थी कि वो आज बेहद खुश है। उसने पास खड़ी रूबी को जूनी को लाने के लिए कहा, जो फ़ौरन अंदर मखसूस कमरों की तरफ चल दी। एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, जिस पर उसे फ़ौरन अंदर आने की इजाज़त मिल गई। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र आईने में नज़र आते अक्स पर ठहरी। लंबे काले बाल जो बाएं कंधे पर चोटी की सूरत पड़े थे, रोशन पेशानी पर मांग टीका, सियाह आंखों में काजल जो रात की स्याही को मात देता था, सितवा नाक, उन्नाबी गाल और जानलेवा खम लेते होंठ सुर्ख रंग से मुज़य्यन थे। कानों में बड़े बड़े आवेज़े, गले में कीमती हार, सुर्ख घेरेदार फ्रॉक में उसका सर सरापा एक क़यामत ढा रहा था। गोरे हाथ पाँव में रची मेहंदी और नाजुक पैरों में सजी पायल अलग बहार दिखा रही थी। खानम कह रही हैं कि आप जल्दी करें, मेहमान आने वाले हैं। रूबी ने मुअद्दब लहजे में गुलशन बाई का पैगाम मनो अन सुना दिया। ऐसा करो, मेरा दुपट्टा सेट कर दो, फिर चलते हैं। उसकी बात सुनकर जोनी ने रूबी को दुपट्टा उड़ाने को कहा, जो उसने उसके सर पर उड़ाकर साइड से सेट कर दिया। एक तायराना नज़र अपनी तैयारी पर डालकर वो कमरे से निकल गई। यार चलना सच्ची, अगर तुझे अच्छा ना लगा तो जल्दी वापस आ जाएंगे। प्लीज़ मान जा, देख मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, चलना। पिछले आधे घंटे से जेडी और दानी बॉबी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो था कि मान के नहीं दे रहा था। इसीलिए अब दानी ने इसे नया रास्ता दिखाया, जिस पर वो सोच में पड़ गया। अच्छा ठीक है, मगर वादा करो वहाँ कोई फजूल हरकत नहीं करोगे और हम जल्दी आ जाएंगे। कमीनों, तुम लोगों की वजह से माना हूँ, बाबा को पता चल गया ना तो खालू धिड़वा देंगे। वो उनके बेहद इसरार पर नीम रजामंद हुआ और साथ अपनी परेशानी भी जाहिर कर दी। यार उन्हें कौन बताएगा, और हम कौन सा वहाँ रात गुजारने जा रहे हैं। अब की बार जेडी पहले कुछ संजीदा होकर और एंड पर शरारा से आंख दबाकर बोला, जिस पर बॉबी ने खा जाने वाली नज़रों से उसके मुस्कुराते चेहरे को घूरा। साले हड्डियाँ तोड़ दूंगा अगर ऐसा कुछ सोचा तो। वो दांत पीस कर बोला, हाँ तू तो ऐसा ही चाहता है ना, कि हम ऐसे ही कुंवारे मर जाएं और बस दूर दूर से लड़कियों को देखकर आहें भरें, है ना साले?
اس کے تبے تبے چہرے کو دیکھ وہ دونوں مل کر اسے چڑھا کر بھاگے تھے۔ جواباً وہ کچھ دیر تک بات کو سمجھتا رہا اور سمجھ آنے پر کراتا ہوا ان کی طرف لپکا، مگر وہ کہاں ہاتھ آنے والے تھے۔ ماہی میری جان اٹھ جاؤ، بی جان ناراض ہو رہی ہیں، اٹھو شاباش۔ ہلکے پنک کلر سے سجے کمرے کے عین وسط میں جہازی سائز بیڈ پر نسوانی وجود محو خواب تھا جسے عالیہ بیگم جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی آواز پر اس نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا جس سے اس کا چہرہ واضح ہوا۔ گولڈن شولڈر کٹ بال، گرے آنکھیں، تیکھی ناک اور باریک ہونٹ، سفید رنگت کی حامل ماہین شاہ اذلان کی لاڈلی اور ادیان کی جنون کی حد تک دیوانی تھی، مگر اب اسے دیوانگی نے کیا رنگ لانے تھے یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا جہاں سے عنایا شاہ باہر آئی۔ سانولی رنگت، خوابناک بھوری آنکھیں، کالے لمبے بال، سرخ ہونٹ، بڑے بڑے گال، متناسب سراپا، لمبا قد اور ماہین کی گہری دوست۔ عمروں کا فرق ہونے کے باوجود ان کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ وہ کمرہ بھی شیئر کرتی تھیں۔ ماہی اسے غائبانہ طور پر اپنی بھابھی مان چکی تھی اور شاید عالیہ بیگم اسے اپنی بہو بھی۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پاس آئیں، اس کا ماتھا چوم کر ان دونوں کو جلدی باہر آنے کی ہدایت کی۔ اوکے موم، ہم آتے ہیں، آپ تب تک بی جان کو سنبھالیں۔ ان کی ہدایت پر ماہی شرارت بھرے لہجے میں بولتی ہوئی چھلانگ لگا کر بیڈ سے اتری اور عنایا کا گال چومتی واش روم میں گھس گئی۔ یہ کبھی نہیں سدھرے گی، اس کے بچپنے پر وہ عنایا سے بولی، جس پر وہ محض مسکرا کر رہ گئی۔ یار لینا، ناشتہ دے دو میری بہن، ورنہ میں نے اور انو نے بھوکا مر جانا ہے۔ یہ دہائی اذلان کی تھی جو الینا سے 2 سال چھوٹا تھا۔ وہ اور انوشے جڑواں تھے۔ اب بھی پچھلے آدھے گھنٹے سے الینا کو کچن میں تباہ آزمائی کرتے دیکھ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ افتخار صاحب ایک گورنمنٹ ملازم تھے۔ انہیں اور نور بیگم کو اللہ نے 3 بچوں سے نوازا جو ان کا کل اثاثہ تھے۔ پسند کی شادی کرنے کے جرم میں ان کے خاندان والوں نے ان سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ شادی کے 18 سال بعد افتخار صاحب ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے۔ تب سے نور بیگم سلائی کر کے اور کچھ احمد صاحب کی پینشن سے گھر کا نظام چلا رہی تھی۔ الینا اسکالرشپ پر میڈیکل کے 4تھے سال میں تھی۔ اذلان اور انیشے BSc کر رہے تھے۔ وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، مگر الینا کی پرسکون زندگی میں اذلان نام کے پتھر نے ہلچل مچا دی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔